हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अब तक मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाया 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फियोल। एफ डब्ल्यू टेलर की मैंने आपको टेक्निक्स भी पढ़ा दी और मैंने आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी याद करा दिया। मैंने आपको बताया 14 प्रिंसिपल हमने याद किए थे कार के अंदर, जहां हमें मिला रोज दो सीडी सेट सॉन्ग देसी सॉन्ग। मैंने आप दोनों को बीच का डिफरेंस भी याद कराया था, दैट इज बीएफ से पाप हो गया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी नंबर 4, यानी कि रिमेनिंग टॉपिक्स जितने भी हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर साहब थे, इन्होंने 4 टेक्निक तो दी ही दी थी, साथ साथ में इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड कराए थे। बात होती है सर ये 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, तो बड़े ही ध्यान से देखना। जो 4 प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे, यानी कि 14 प्रिंसिपल तो किसने कराए थे, हमारे फियोल ने, और 4 प्रिंसिपल किसके थे, साइंटिफिक के थे, एफ डब्ल्यू टेलर के। तो पहला प्रिंसिपल जो प्रोवाइड कराया एफ डब्ल्यू टेलर ने वो था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, यानी कि टेलर क्या बोलता है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये प्योर साइंस है। ये प्योर साइंस है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट से ही बनती है। इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो एकदम करेक्ट होंगे। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये साइंस के प्रिंसिपल्स, ये जो लॉ ऑफ साइंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। यानी कि ये हिट एंड ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। यानी कि देखो लाइन क्या लिखी है, इन्होंने जो लाइन लिखी है वो ये है, ये साइंस है ना कि रूल ऑफ थंब। सर साइंस है ये तो समझ में आ गया, पर ये वर्ड यूज क्यों किया, नॉट अ रूल ऑफ थंब। द रीजन इज, आप मुझे बताओ, अपन नहीं बोलते तीर लिया और तुक्का मार दिया, या फिर अपन बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना, तो ये थंब था ना, ये अंधेरे में तीर चलाना। तो ये जो प्रिंसिपल है ये साइंस है, ना कि रूल ऑफ थंब कि तुक्का लग गया, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। तो आपको इसके अंदर लिखना क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, एक्सपेरिमेंट से बने हैं, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला प्रिंसिपल कौन सा था इनका, पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। नंबर 2 जो इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया वो था हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। सर ये क्या है, आराम से समझाता हूं। हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड के अंदर हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड के अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होता है ना, उसको अपने एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और सेम टाइम पे एम्प्लॉय को अपने ओनर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यानी कि बोथ शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। यानी कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। कौन दोनों, ओनर को एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय को ओनर की, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो मालिक क्या सोच रहा है, मालिक ऐसा सोच रहा है जितने भी ये सारे नौकर काम करते हैं ना, मेरी वजह से इनका घर चल रहा है, इसके बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, क्योंकि मैं सैलरी देता हूं। सेम टाइम पे एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, एम्प्लॉय सोच रहा है ये जो मालिक हमारा गाड़ियों में घूमता रहता है हमारी वजह से, हम चलाते हैं मशीन, हम बनाते हैं प्रोडक्शन के काम करते हैं, हमें, हम जिस दिन स्ट्राइक कर देंगे ना, मालिक की हालत खराब हो जाएगी। सर ये गलत थिंकिंग है। सही थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ओनर को अपने एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यार आज मैं मालिक हूं ना, द रीजन इज मेरे एम्प्लॉय, ये लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके मैं मालिक बन पाया हूं। मैं एसी में रहता हूं क्योंकि मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं। सेम टाइम पे एम्प्लॉय को भी अपने ओनर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यार ये मालिक ही है जिसने हमें काम दिया, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। हमारे साहब ही हैं जो सैलरी दे रहे हैं हमारे को, मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, घर पे बीवी खुश है, बच्चे खुश है, ये मालिक ही है जिनकी वजह से हम काम कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। सेम टर्म पे स्टूडेंट्स को भी टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बोथ शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। इसी को बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। तो मुझे बताओ जल्दी से कितने हो गए सर, 2 हो गए। पहला कौन सा था, पहला था हमारा, फर्स्ट वन इज नंबर 1, साइंस है नॉट अ रूल ऑफ थंब।
नंबर 2, हार्मनी नॉट डिसगार्डेड. नंबर 3, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. सर इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हमें काम करना है, मिलके काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना. अगर सेल्स डिपार्टमेंट का काम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज हेल्प द परचेज वन. अगर परचेज डिपार्टमेंट का काम हो चुका है, फाइनेंस वाले की हेल्प कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि बस मुझे अकेले का गोल अचीव करना है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. अगर मैं आपको बीएसटी पढ़ा रहा हूं तो मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि बीएसटी में 90 ले आओ, 95 ले आओ, 98 ले आओ, बाकी में फेल हो जा. अरे नहीं यार, अगर मेरा काम अच्छे से हो रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करवा सकूं, पढ़ा के नहीं, बस टाइम बता के, मैनेजमेंट करा के, कि बीइंग अ गुड पर्सन कैसे होना है. तो अकेले नहीं चलना, आपको अपनी टीम को लेके चलना है. कॉपरेशन करना है, इंडिविजुअल, अकेले अकेले नहीं करते, अपना काम हो रहा है बाकी सब मरते रहे. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. बोले बात समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया. नेक्स्ट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, development of each and every personnel. Development of each and every personnel to their greater efficiency. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी. इसका मतलब होता है कि अगर एक एम्प्लॉय अपने 60% पे काम कर रहा है, 70% पे काम कर रहा है, 80% पे काम कर रहा है, तो ये काम एम्प्लॉयर का, ये काम मैनेजर का है कि वो अपने एम्प्लॉय से 100% के लेवल पे काम करवा पाए. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में MS धोनी थे, है ना, वो खुद तो क्रिकेट खेलते थे, साथ साथ में बॉलरों से भी बैटिंग करवा जाते थे. भाई साहब, MS धोनी ऐसे प्लेयर थे, मतलब मैं बता नहीं सकता. वो खुद तो खेलते थे, वो बॉलर से भी बैटिंग करवा जाते थे उनके साथ साथ खेलने में. तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, यही काम करने वाले को डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि एक हर एम्प्लॉय अपने पूरी एफिशिएंसी पे काम कर सके. जैसे आपको पता है, मैं मेगा क्लास लेता हूँ तो एक स्टूडेंट मेरी उस क्लास में 7 घंटे बैठ के पढ़ाई करता है. आपने कभी सोचा है 7 घंटे एक साथ पढ़ाई आप कर भी सकते हो? मैं करवाऊंगा आपसे. तो ये काम एक मैनेजर का है कि वो एम्प्लॉय से अपने 100% एफिशिएंसी पे काम करवा सके. इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी. जरा बताना मुझे कि हमने टोटल कितने कर दिए? टोटल हम लोगों ने कर दिए, हमने कर दिए 4. बोले बात समझ में आया? हाँ जी सर. जरा बताना सबसे पहला कौन सा था? नंबर 1, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. नंबर 2, हार्मनी नॉट डिसगार्डेड. नंबर 3, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. और चौथा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी. ये 4 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? FW टेलर ने. यानी कि हेनरी फ्योल ने दिए 14 प्रिंसिपल और टेलर ने दिए 4 प्रिंसिपल्स, 4 टेक्निक, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं. आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई होगी. हाँ जी सर, हमें यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है. चलिए आगे चलते हैं. देखो ध्यान से सुनना. अब क्या होता है, एक टॉपिक आता है हमारे पास. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपको बड़े ही बात ध्यान से सुननी है. हुआ क्या कि आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है. वो जो टेलर था ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे टाइम घूमता रहता था, स्कूल के अंदर घूम रहा था. तो है ना, उनको कंप्यूटर लैब में वाले रूम में लेके गए थे. तो कंप्यूटर लैब में लेके गए तो दोनों को साथ में बिठा रखा था. एक ही लैपटॉप, मतलब एक ही कंप्यूटर दोनों शेयर कर रहे थे. तो हेनरी फेयल तो कंप्यूटर को देख इतना पागल सा हो गया, उस बेचारी को यूज ही नहीं करने दे रहा. पूरे टाइम पीपीटी में खुद ही खेलता रहता, पावर पॉइंट खुद ही चला रहा है, एक्सेल खुद ही चला रहा है. वो बेचारी थोड़ा सा भी ऐसे कीबोर्ड पे हाथ लगाती, उसके हाथ पे मार देता, उसको दूर कर देता. तो लड़की बेचारी बहुत गुस्सा हो गई. इतना गुस्सा हो गई कि वो जैसे ही घर आई तो भाई साहब व्हाट्सएप पे ब्लॉक, इंस्टा पे ब्लॉक, हर जगह से ब्लॉक. लड़का बेचारा परेशान, उसको समझ ही नहीं आ पाया कि भैया इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी. तो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या करूं उसको मनाने के लिए. तो उसके दोस्त ने उसको समझाया, देख भाई, गलती जहां हुई थी वहीं सुधार ले. तो अगली बार जब भी तुम कंप्यूटर लैब में जाओ
तो अपनी जीएफ को अब की बार ऐसे मत बोलना कि भाई एक्सेल यूज कर ले, ये सारी चीज कर ले, तो ध्यान रखना तो जीएफ को पूरा का पूरा सीपीयू ही दे देना। बोले ये लो पकड़ो सीपीयू। अगर तेरे को अपना रिलेशनशिप, इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो जीएफ को क्या दे देना, सीपीयू। क्यों? फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप। बोलो बात समझ में आए? जीएफ को क्या दे देना, सीपीयू। क्यों दे देना? इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए। बोलो बात समझ आए? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी आपसे पूछ लेता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर इज जीएफ को सीपीयू दिया, इफेक्टिव रिलेशनशिप ले। जीएफ को सीपीयू दिया, इफेक्टिव रिलेशनशिप ले। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर इज जीएफ को सीपीयू दिया, इफेक्टिव रिलेशनशिप ले। जी से होता है, दैट इज आंसर इज जनरल गाइडलाइन। कौन सा हो जाएगा? जनरल गाइडलाइन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये जनरल गाइडलाइन है, यानी कि ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर आपने बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो हम आपको धंधा नहीं करने देंगे। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करूं नहीं करूं, मैंने अपनी सारी चीजें बिखेर रखी है, मेरी मर्जी। मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं करता, नहीं करता बोल क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, मैं तो 4 लोगों की सुनूंगा, मेरी मर्जी। अरे जनरल गाइडलाइन है, करो तो अच्छा, नहीं करो तो आपकी मर्जी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आप इनको अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्लेक्सिबल है यार। कोई फिक्स टाइम पे थोड़ी पढ़ते हो आप मेरी क्लासेस का। आप रात को 8 बजे फ्री होते हो 8 बजे देख लेते हो, आप 10 बजे फ्री होते हो 10 बजे देख लेते हो। 24 आवर्स में जब आपको ठीक लगे आप देख लेते हो। हाँ, दैट इज फ्लेक्सिबल है। सी से होता है कंटिंजेंट। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू बनता है इसका, तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हमेशा सेम नहीं रहते, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने प्रिंसिपल लगा दिया तो अगली बार भी वो सेम ही लगेगा, नहीं। आप इसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करोगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो हमेशा क्या हर जगह सारे फास्ट बॉलर एक साथ खिलाएंगे? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फास्ट बॉलर को करवाते हैं, इंडिया में खेलते हैं तो स्पिनर से करवाते हैं, कभी लेफ्टी कभी राइटी, कभी टी20 है तो अभिषेक शर्मा को खिलाते हैं, टेस्ट मैच है तो पुजारा को भी खिलाते हैं। तो चेंज करना पड़ता है, सिचुएशन कैसी है, हर जगह सेम थोड़ी होती है सिचुएशन। बात समझ में? पाकिस्तान के साथ खेल रहे तो विराट कोहली का खेलना जरूरी है। तो ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, इसी को बोलते हैं कंटेंजेंट। पी से हो जाता है। ये बनते कैसे? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। लगते कहाँ का है? हर जगह लग जाते हैं, तो यू से हो जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हाँ, मैं यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो अपने घर में, एक डॉक्टर भी कर सकता है, टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी। अगर हर कोई कर सकता है तो इसी को तो बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। और लास्ट हो जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब, अगर एक बार प्लीज ध्यान से सुनना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर 100% सही है तो जरूरी है कि हर बार ही सही होंगे। द रीजन इज ये ह्यूमन पे अप्लाई होते हैं, और ह्यूमन पे अगर कोई चीज अप्लाई हो रही है तो वो जरूरी है कि हर बार आपको सेम ही रिजल्ट देगी। रिजल्ट में चेंज, रिजल्ट में चेंज, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आंसर क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर दे देना जीएफ को सीपीयू दिया इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए, जी से जनरल गाइडलाइन, एफ से फ्लेक्सिबल, सी से कंटिंजेंट, पी से प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और ईआर से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आपको इसके फीचर्स याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।